हम लोग औद्योगिक वित्त के बारे में पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने औद्योगिक वित्त की जो संस्थाएं हैं, कई संस्थाओं के बारे में पढ़ा है। औद्योगिक विकास बैंक के बारे में पढ़ा, उसकी सफलता और आईडीबीआई, राज्य वित्त निगम, भारतीय वित्त निगम, या तमाम संस्थाओं के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड जो कि 1948 में स्थापित की गई थी, उसके बारे में चर्चा कर लिया। राज्य वित्त निगम के बारे में पढ़ लिए जो 1951 में स्थापित हुई थी। और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड 1955, इसको पढ़ा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में पढ़ा। अब आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा अगला संस्था है जो औद्योगिक संस्थानों को वित्त की व्यवस्था कराती है, उसमें आता है, उसका नाम है यूटीआई, भारतीय इकाई प्रन्यास, जिसकी स्थापना आपका जो है 1 फरवरी 1964 में हुआ था सार्वजनिक क्षेत्र के में, और धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ करके यह निजी क्षेत्र का उपक्रम बन जाता है। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, भारतीय इकाई प्रन्यास। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आम जनता की जो अल्प बचत है उसको इकट्ठा करना, और जब एक आम जनता की छोटी छोटी बचतें जो है इकट्ठा हो जाए और उससे बड़ा कोष तैयार हो जाए, फिर उसको जो है अन्य जगह पे निवेश करना और उससे लाभ कमाना, फिर लाभ के एक हिस्से लाभांश को जो है उन निवेश को उस जनता के बीच में वितरित करना। तो पहला उद्देश्य इसका था कि जनता के अल्प बचतों को एकत्रित करना और उन बचतों को, जो बचत एक बहुत बड़ा कोष तैयार हो जाएगा, उसको उद्योगों में निवेश करना। यानी जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, जिनको धन की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, हम लोग बात किए थे कि उद्योगों में अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहती है, और उसको जो है उस पूंजी की व्यवस्था करने वाली विभिन्न संस्थाएं जो उनको करती है, उसी तरह से यूटीआई भी उनको क्या करती है कि आम जनता की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करती है और एक बड़ा कोष तैयार होता है जिसको उद्योगों में निवेश कर देती है। और उसके फलस्वरूप जो है उनको क्या होता है, जब उद्योगों से उसको लाभ मिलता है और प्राप्त जो लाभ होता है उसका लाभांश जो है जनता में समान, जिसका जितना अंश होता है, जिनकी यूनिट होती है, उस हिस्सा से उनको हिसाब से उनको वितरित कर देता है। तो ये इस उद्देश्य को लेकर के 1964 में एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में यूटीआई का स्थापना होता है, गठन होता है। और इसकी जो है, जहाँ तक पूंजी की बात है, यूटीआई की जो पूंजी है आपकी, वो 2 तरह की होती है। एक प्रारंभिक पूंजी है जो आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई, अनुसूचित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से 5 करोड़ शुरुआत में होता है इसका प्रारंभिक पूंजी, जिसमें आरबीआई की तरफ से आता है, एलआईसी की तरफ से, एसबीआई की तरफ से, और आरबीआई के जो अनुसूचित बैंक हैं, यानी कि उन बैंकों में से जो है और अन्य वित्तीय संस्थाएं मिलकर के इसकी प्रारंभिक पूंजी का निर्माण होता है। और एक दूसरी हिस्सा इसके पूंजी का जो होता है वह है यूनिट्स को बेच करके, यानी कि जो आपकी इकाई है, इकाइयों को बेचकर जो कोष इकट्ठा होता है वो भी इसका पूंजी होता है। इस तरह से 2 तरह के 2 भाग में इसकी पूंजी होती है। एक यूनिट वाली पूंजी होती है, दूसरी जो है प्रारंभिक पूंजी जो आरबीआई, एसबीआई और एलआईसी द्वारा तैयार होता है। इन पूंजी को लेकर के वो उद्योगों को आर्थिक मदद करते हैं। जहाँ तक इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि प्रबंध कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं इसमें, यानी प्रन्यास मंडल बोलते हैं इसमें 10 सदस्य होते हैं। एक प्रन्यास यूटीआई का जो प्रन्यास मंडल है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, उसके 10 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सदस्य आपके आरबीआई के हैं, 1 सदस्य एसबीआई का है, 1 सदस्य एलआईसी का होता है, 2 सदस्य अनुसूचित बैंकों के होंगे, और इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गए। और 1 सदस्य जो है आपका आरबीआई द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार प्रन्यास मंडल में कुल 10 सदस्य हो जाते हैं। 16 फरवरी इसमें इसके आगे विकास यात्रा में जो है एक घटना घटती है। 16 फरवरी 1976 को
आरबीआई ने क्या किया कि यूटीआई का जो है यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्वामित्व जो है वह आरबीआई त्याग देता है। और उसके आईडीबीआई जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो होता है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, हम लोग भी अगले संस्था में पिछले इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है वह आरबीआई का एक सहायक संस्था है जो उद्योगों के लिए जो संस्थाएं काम करती, जिसको हमने पढ़ा था कि वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय संस्था जो था आईडीबीआई, वह इसका ओनरशिप ले लेती है। यानी कि यूटीआई जो है आईडीबीआई के अंदर चला जाता है, उसके स्वामित्व में चला जाता है और उसकी देखरेख में। कब होता है ये? जब आईडीबीआई का गठन होता है 16 फरवरी 1967 में एक बात होती है। ये एक महत्वपूर्ण घटना था। और इस यूटीआई में जो जनता के अल्प बचतों को एकत्रित करता है, इन बचतों को निवेश की कुछ पॉलिसियां बनाई गई हैं, जिसमें कि है निवेश के लिए किया गया है कि जो निवेश योग्य धन इकट्ठा हो जाएगा, जो कोष इकट्ठा हो जाएगा, उसका किसी एक कंपनी में सिर्फ 5% ही लगाया जाएगा, या जो कंपनी अपना प्रतिभूति ऋण पत्र जारी करती है तो उसके ऋण पत्रों को सिर्फ 10%, यानी कि या तो उसमें जो पैसा उस कंपनी में लगाया जाएगा वो कुल निवेश योग्य धनराशि का 5% होगा, या उस कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रतिभूतियों को का 10% जो है ये क्रय करेगी, यानी कि उसमें पैसा लगाएगी। दूसरी होती है, मान लीजिए कोई नई कंपनी है तो नई कंपनियों द्वारा जो प्रतिभूति जारी की जाती है उसमें सिर्फ 5% तक ही लगाएगा, उससे अधिक नहीं। यानी कि किसी एक कंपनी में बहुत अधिक धन नहीं लगाएगा। ये डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कि निवेश में विविधता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके ये काम किया जाता है। निवेश नीति बनाई गई थी यूटीआई का कि जनता की जो अल्प बचत है उससे जो कोष इकट्ठा होगा वो किसी एक कंपनी में उस कोष में से सिर्फ 5% ही निवेश किया जाएगा, अन्य कंपनियों में फिर उस तरह किया जाएगा। और जहां तक कार्यों की बात है यूटीआई के, तो ये अनेक प्रकार के यूनिट योजनाएं चलाया, तमाम तरह की यूनिट पॉलिसियां लाती है यूटीआई, जो कि जिसमें कि जनता उसको यूनिट्स खरीदता है और उसमें अपना पैसा निवेश करता है। दूसरा है कि ये 1994 में निजी क्षेत्र में यूटीआई बैंक की स्थापना करता है। यानी ये जो यूटीआई है यह निजी क्षेत्र का एक बैंक, यूटीआई बैंक इसको बोलते हैं, यूटीआई बैंक 1994 में स्थापित करता है। और 30 जुलाई 2007 को इस बैंक का नाम बदल के एक्सिस बैंक कर दिया जाता है। एक्सिस बैंक लिमिटेड यूटीआई का जो ही बैंक है ये एक्सिस बैंक। इस तरह से काम करता रहता है यूटीआई। और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण यूटीआई संकट में आ जाता है, जिससे हम लोग यूटीआई संकट के नाम से जानते हैं। यूटीआई में संकट आता है तो आ जाता है, उसके कारण क्या थे आगे आइए कुछ उस पर चर्चा कर लेते हैं। यूटीआई जो है सबसे बड़ी समझ आती है कि जो अपने निवेश पॉलिसी जो इसने बनाया था कि किसी भी कंपनी में हम 5% और नई कंपनी में प्रतिभूति सिर्फ 5% खरीदेंगे, उसने उससे थोड़ा सा अलग चल करके काम किया, जिसकी वजह से ही संकट आया। जैसे पहला कि शेयर बाजार में उसने अत्यधिक आक्रामकता दिखा दी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह जनता के अल्प बचतों से एकत्रित कोष था। नहीं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी यूटीआई के ऊपर जनता को लाभांश के रूप में लाभ देने का, लेकिन उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और जिसकी वजह से शेयर अनिश्चितताओं का होता है, कभी ऊपर चढ़ा कभी नीचे। इस कारण शेयर मार्केट में उसने नुकसान हुआ, जिस तरह से यूटीआई संकट में आ गई। यूटीआई ने एक अपनी योजना लॉन्च की थी US 64 करके, इसकी वजह से भी वो बहुत नुकसानदायक हुआ, क्योंकि यह जो US 64 था वह मुद्रा मनी मार्केट में जारी किया गया। मनी मार्केट यह होता है जहाँ पे कि अल्पकाल के लिए पैसे लगाए जाते हैं, जबकि यह था कि यह लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए भी काम करेगा यूटीआई। लेकिन इसने जो है निवेश अपना जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म मार्केट मनी मार्केट में लगा देता है, जिसके कारण इसको नुकसान होता है। दूसरा एक और आया US 64 जो था, इसका US 64 का जो NAV होता है, नेट एसेट्स वैल्यू, शुद्ध परिसंपत्तियों का जो है वह
बताने से इनकार कर दिया, वह जनता के सामने प्रकट नहीं किया। इस कारण से इसमें अविश्वास का भाव जनता में आया और यूटीआई जो है संकट में आई। एक और समस्या इसकी आती है कि यह जो म्यूचुअल फंड में जो है पारस्परिक निवेश वाली जो बात आती है, उसमें डाइवर्सिफाइड जगह पे जो है निवेश करना था। जो यूटीआई के प्रबंधक थे, ये लोग जो है इनकी असफलता रही कि वो म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो डाइवर्सिफाइड न करके संकुचित कर दिया। इसके कारण जो है यह असफल रहा। इस तरह से जो है यूटीआई संकट में आ गई और इस संकट से उबरने के लिए कुछ सरकारी मदद सहायता की गई, सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए। उन प्रयासों पर चर्चा करें तो सरकार ने सबसे पहले 1200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया यूटीआई को, ताकि वो आर्थिक मदद से जो है कुछ लाभान्वित हो और कुछ इसका जो है आगे ग्रो कर सके। और आगे और किया गया कि 31 अगस्त 2002 को यूटीआई के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। यूटीआई को सरकार ने क्या किया कि पहले तो उसने 1200 करोड़ का अनुदान दिया और किया कि 31 अगस्त 2002 को यूटीआई को 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि 1 फरवरी, अब इस डेट को आपको याद करना कि 1 फरवरी 2003 से प्रभावी हुआ। क्या किया? पहला हो गया कि यूटीआई 1 फर्स्ट और यूटीआई सेकेंड। क्या क्या किया इसमें? उसने क्या किया कि यूटीआई फर्स्ट को यूएस 64 सहित 16 योजनाएं, यानी जो विभिन्न यूनिट योजनाएं चलाई थी, जो विभिन्न यूनिट योजनाएं चलती थी, उसमें से 26 योजना और प्लस यूएस 64 सौंप दिया गया किसको? यूटीआई फर्स्ट को। और इसको दिया गया कुल यूटीआई की संपत्तियों का 35,000 करोड़ रुपया भी दे दिया गया। 35,000 करोड़ रुपए मूल्य के यूएस 64 और 26 योजनाएं यूटीआई फर्स्ट को सौंपी गई। और दूसरा आया यूटीआई सेकेंड। यूटीआई सेकेंड में क्या होगा कि जो सेबी के अंतर्गत इसका कार्य करेगी, यह कह दिया गया कि यह सेबी के अंतर्गत कार्य करेगी और म्यूचुअल फंड डेवलप करेगी, यानी कि इस यूटीआई 2 को म्यूचुअल फंड के रूप में डेवलप करने के लिए कर दिया गया। और इसमें जो एनएवी पर आधारित इसकी 47 योजनाएं थी वह सौंप दी गई, जिनका कुल संपत्तियों का मूल्य था 15,000 करोड़ रुपए। यानी कि यूटीआई फर्स्ट को 35,000 करोड़ रुपए और यूटीआई सेकेंड को 15,000 करोड़ रुपए एनएवी आधारित योजनाओं को 47 योजनाओं को सौंप दिया गया। इस तरह से और आगे क्या कि एक और संस्था बना दिया इसने, यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बनाई। यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी गठन किया गया और इसका संचालन का दायित्व जो दिया 4 लोगों को दे दिया। एलआईसी को दिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि एलआईसी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी। इस तरह से एक और काम हुआ। ये जो 1200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, ये सारा पैसा इन लोगों ने मिलकर के सरकार को दे दिया। एलआईसी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने सरकार को दे दिया। और इस तरह से जो यूटीआई 2 है, यह इसका पूरी जिम्मेदारी, यानी कि ये जो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यह इन चारों के ओनरशिप में आ गई, यानी स्वामित्व में आ गया। और इन लोगों ने 25% शेयर जो है आपस में बांट लिया, यानी कि सब लोगों ने बराबर की हिस्सेदारी रख करके इस कंपनी यानी यूटीआई को संचालित करने लगे। इसीलिए हमने कहा कि जो 1964 में यूटीआई पब्लिक सेक्टर में आई थी, वह धीरे धीरे प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि निजी हाथों में चली जाती है। जिसमें निजी हाथों में कौन लेता है? एलआईसी है, एसबीआई है, 4 लोग मिल करके हैं, एलआईसी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। इस तरह से यूटीआई अपना काम करता है, उस पर संकट आती है, सरकारी मदद होता है, फिर बाद में अंत में जो है वो निजी हो जाता है, संस्थाओं के पास चली जाती है। अब हमारी अगला जो औद्योगिक वित्त की संस्था है, उसका वो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको कहते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। और यह जो है 1989 में स्थापित किया जाता है। और यह बैंक शुरू करता है अपना काम 2 अप्रैल 1990 को कार्य प्रारंभ करता है। इसका मुख्य काम क्या था? लघु उद्योगों को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये मुख्य रूप से क्या होता है कि जो IDBI था, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
वह मुख्य रूप से उद्योगों के लिए काम कर रहा था। उसने अपना जो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए यानी लघु उद्योगों के लिए जो काम था वो इसको सौंप देता है, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को वो सारा काम सौंप देता है। जब इसी उद्देश्य से इसके गठन भी हुआ था। और इसकी जो पूंजी है, पूंजी की बात करें, इसकी अंश पूंजी यानी पेड अप कैपिटल 450 करोड़ रुपए जो 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और पूंजी इसकी आती है ऋण लेता है। कहाँ से लेता है? आईडीबीआई, आरबीआई, भारत सरकार। आईडीबीआई ने कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से, रिजर्व बैंक से और भारत सरकार से ये ऋण लेता है। इस तरह से इसका जो है पूंजी इसके पास आ जाता है और इस पूंजी का प्रयोग कहाँ करता है? लघु उद्योगों के विकास के लिए। और यह काम किसने सौंपा इसको? आईडीबीआई ने एसआईडीबीआई को सौंप दिया कि लघु उद्योगों का काम आप देखोगे, हम दीर्घ उद्योगों के लिए काम करेंगे। और ये क्या करता है? अन्य संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है, जो लघु यानी कि लघु उद्योगों को जो संस्थाएं ऋण देती हैं उन संस्थाओं को वित्त देने का काम करता है। इस तरह से कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करता था, वो अन्य संस्थाएं जो भी उद्योगों के लिए काम करते थे, उद्योगों के विकास के लिए काम करते थे, उन संस्थाओं को ऋण देने पुनर्वित्त की काम करता है। इस तरह से लघु उद्योगों के लिए जो काम करता है उनको सिडबी जो है पुनर्वित्त का काम करता है, देने काम करता है। और आगे करता है लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए काम करता है। लघु उद्योगों को यंत्र क्रय करने के लिए ऋण देता है। देशी विदेशी विपणन की व्यवस्था यानी देश में और विदेशों में विपणन की व्यवस्था, लघु उद्योगों के उत्पादों का के विपणन की व्यवस्था करता है। रोजगार आधारित जो उद्योग हैं यानी जिन जिन लघु उद्योगों में रोजगार अधिक क्रिएट हो सकता है, रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है, ऐसे उद्योगों को प्रधानता के आधार पर काम करने का काम करता है आपका लघु उद्योग विकास बैंक। इस तरह से हम लोगों ने एक संस्था के बारे में पढ़ा कि यह जो है कुल मिलाकर के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का ही अनुषंगी इकाई है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब हमारा अगला जो एक छोटा सा और है टॉपिक, उसको पढ़ लेते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक IIBIL, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। यह लिमिटेड बैंक जो है, निवेश लिमिटेड बैंक, इसके बनने का एक इतिहास है, इसके थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका पहले हालांकि मुख्य काम यह है कि ये जो बीमार उद्योग हैं उनको, यानी कि जो उद्योग बंद पर हो गए हैं या जो रुग्ण हो गए हैं, बीमार हैं, उनको अधिक मदद करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। उनकी सहायता के लिए सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्दों को ध्यान देना होगा, यानी कि 1973 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना होती है, जो मार्च 85 में पुनर्गठित किया जाता है, उसके रीस्ट्रक्चर किया जाता है, पुनर्गठित करके निगम के स्थान पर बैंक लिमिटेड कर दिया जाता है। यानी कि अब क्या होता है कि जो प्रारंभ में अप्रैल 73 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम था, वह मार्च 85 में हो जाता है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक लिमिटेड, निगम हट जाता है और बैंक लिमिटेड हो जाता है। और फिर आगे क्या होता है, मार्च 1997 में बैंक का नाम बदल करके कर दिया जाता है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, यानी इसमें एक पुनर्निर्माण की जगह पर निवेश बैंक लिमिटेड हो जाता है इसका नाम। और इसको क्या करते हैं, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 1956 के अंतर्गत इसको पंजीकृत कर दिया जाता है। और इसकी अधिकृत पूंजी जो होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल 1000 करोड़ निर्धारित कर दी जाती है। और इसका मुख्य काम है बीमार और बंद पड़े उद्योगों को सहायता प्रदान करना। कुल मिलाकर के जो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड है, इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। इसको आप याद कर लेंगे, यानी कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। इसका मुख्य काम है बीमार एवं बंद पड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता करना। इसकी एक विकास यात्रा है जो अप्रैल 1973 में शुरू होती है। अप्रैल 1973 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम होता है, जो आगे चल करके मार्च 85 में इसको पुनर्गठित करके निगम की जगह बैंक लिमिटेड हो जाता है। और फिर
मार्च 97 में इसका नाम बदल करके भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड किया जाता है और इसको भारतीय कंपनी बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है पंजीकृत किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक विस्तार चर्चा किया औद्योगिक वित्त के बारे में, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं। इन सारी संस्थाओं को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें तमाम ऐसे इस चैप्टर में हम लोग जो अभी करीब 3 लेक्चर में हम लोगों ने सारी बात खत्म की है, तो उसमें सब आपको तमाम ऐसे छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे जिसको जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं।